नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आप हमसे भी लगातार पूछ रहे थे, कल भी जो हम लोगों ने मंजीत सिंह के साथ जो लाइव किया उसमें भी आप पूछ रहे थे कि 15 तारीख को NCJCM की बैठक हुई, उसमें क्या क्या बातें सामने आई, प्लीज आप बताइए। तो देखिए, उस पर जो है लेटेस्ट अपडेट आ गया है, तो उसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे। देखिए, इन दिनों जो है भारतीय शेयर बाजार में बहार है, बाजार नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, लेकिन इस तेजी के बीच इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ी गुड न्यूज आई है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। बाजार कहां जाएगा, सेंसेक्स का टारगेट क्या होगा, इन्हीं सवालों के जवाब आज के मनी सेंट्रल में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। मोदी सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया। जस्टिस देसाई के अलावा इस आयोग में IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को मेंबर और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मौजूदा सेक्रेटरी जो हैं पंकज जैन को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया। जस्टिस रंजना भारत की जो है जानी मानी महिला जो है न्यायाधीशों में से एक है। वो सुप्रीम कोर्ट की 5वीं महिला जस्टिस भी रह चुकी है। अभी की बात की जाए तो वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI की भी चेयरपर्सन। इसी 16 तारीख को इनका एक बयान आया। उन्होंने बताया कि तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बढ़ते और गलत इस्तेमाल की वजह से फेक न्यूज़ और गलत जानकारियां जो हैं तेजी से फैल रही। क्यों ऐसी बातें जो हैं रंजना देसाई को कहनी पड़ी, इसका 8वें वेतन आयोग से क्या सरोकार है, क्या लिंक है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की बड़ी भविष्यवाणी की। मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को लेकर अपना आउटलुक जारी किया। क्या कहा फर्म ने, बेस केस, बुल केस, बियर केस सिनेरियो में भारतीय इक्विटी मार्केट कहां तक जाता हुआ दिखेगा, इसकी करेंगे पड़ताल। और अंतिम में चर्चा करेंगे फैमिली IPO की। अब आप कहेंगे कि फिजिक्स वाला लेंसकार्ट ग्रो IPO का नाम तो सुना, ये फैमिली IPO क्या चीज़? तो जैसे शेयर बाजार में कंपनियां पैसे जुटाने के लिए IPO लाती हैं, वैसे ही परिवार शादी को अपनी फैमिली IPO की तरह देखते हैं। क्या है पूरी खबर, इसको भी प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। कुछ दिन पहले ही हमने मनी सेंट्रल में रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को DA मिलेगा या नहीं, पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं, इसको लेकर कहानी की थी। PIB फैक्ट चेक को भी जो है डिकोड किया गया था। बताया गया था कि सोशल मीडिया पर फैल रही है खबर कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और DA खत्म कर दिए गए। ये बातें फेक थी। इसी की अगली कड़ी की बात आज हम मनी सेंट्रल में करेंगे। हुआ ये कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर जो है PCI की चेयरपर्सन और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो हैं पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का एक बयान सामने आया। क्या कह रही हैं मैडम, सबसे पहले उनकी बात को हम लोग सुनते हैं, उसके बाद फिर जो है आगे की चर्चा को लिए चलेंगे। The norms of journalistic conduct have long stood as the guiding principles of ethical journalism, reminding the press that accuracy be prioritized over speed and that every news report must be verified before publication. It also mentions the significance of correcting any errors or mistakes that creep in publication. It also requires that in such cases there should be expression of regrets. Building upon this foundation, the Council has recently approved several additions to the norms of journalistic conduct. The updated norms call for greater care and responsibility in reporting, urging restraint while writing on matters relating to religion or the armed forces. These norms also lay stress on thorough verification of even advertisement, particularly those relating to employment or online gaming, to ensure that readers are not misled. These steps reaffirm the Council's continued determination to uphold ethical journalism and preserve the standard of the press. प्रवीण सर, जैसा कि आपने देखा और सुना कि मैडम साहिबा जो है वो प्रेस को लेकर जो है कुछ बातें कह रही हैं, क्या उनका ध्यान इसलिए इस तरफ आया क्योंकि जो कुछ दिन पहले ही जिसको हम लोगों ने मनी सेंट्रल में भी डिकोड करने की कोशिश की, शायद मैंने ही उस चीज़ को लिंक करने की कोशिश की है, अगर मैं गलत हूँगा तो आप मुझे करेक्ट भी कराइएगा। जो खबरें आई कि पेंशनर्स को जो है DA का लाभ नहीं मिलेगा, जो 8वें वेतन आयोग के जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, उनसे उनको मरहूम कर दिया जाएगा। क्या इसी के चलते जो है जो प्रेस दिवस के दिन इनको ऐसी बातें कहनी पड़ी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली बड़ी बात तो ये है कि 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन बनने के बाद संभवतः ये पहला बयान है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का जो सार्वजनिक तौर पर सामने आया है। अब इस बयान में उन्होंने जो बातें कही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा है कि जर्नलिस्ट को जो है किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले उसको वेरीफाई करना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी चाहिए।
ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए और उसके लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिससे कि दर्शक या ग्राहक या जो रीडर्स हैं वो उनको गुमराह किया जा सकता हो। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। इस तरह की बातें जब से 8वां वेतन आयोग का गठन हुआ है, जब से टर्म्स ऑफ रेफरेंस आई है, उसके बाद से कई इस तरह की अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स की बाढ़ आई है जिसमें अलग अलग तरह के दावे किए गए हैं, अलग अलग तरह की बातें की गई हैं। ये कहा गया है कि पेंशनर्स को इस सब पूरी प्रोसेस से बाहर रखा जाएगा, 69 लाख पेंशनर्स बाहर हो जाएंगे, फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशनर्स की का जो रिवीजन है पेंशन का वो इसके दायरे में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें अनवेरीफाइड हैं जिनको कि प्रचारित किया गया, उसको लेके फैक्ट चेक भी हुए। हम लोगों ने भी कार्यक्रम किया, मनी सेंट्रल में भी बात की इसको लेके जी। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि यहाँ से जुड़ते हुए नज़र आते हैं जब न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने इस तरह का अपना बयान दिया। जी। तो ऐसे वक्त पर जबकि अब जो 8वें वेतन आयोग की पहली बैठक जल्दी ही हो सकती है, उससे ठीक पहले उनका इस तरह का बयान आया। एक तरह से प्रेस को भी संतुलित रहकर अपने वेरीफाइड केवल खबरें आएँ, क्योंकि देखिए लाखों कर्मचारियों की जो से जुड़ा हुआ मामला है, हित हैं वो एसोसिएटेड हैं। किसी भी तरह की अनवेरीफाइड अगर खबर आती है तो तमाम लोग उसको देखते हैं और उसका फिर गलत असर यहाँ पे जा सकता है, चाहे पेंशन से जुड़ी बात हो चाहे सैलरी से जुड़ी बात जी हो। जी। सर, मैडम साहिबा ने यह भी कहा है कि तेजी से खबर देने की बजाय जो है सही और सटीक खबर जो है वो देना जो है ज़्यादा जरूरी है, और कह रहे हैं कि प्रेस की विश्वसनीयता पर भी जो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी खतरा जो है वो भी मंडरा रहा है, क्योंकि आप लोग जो है हड़बड़ाहट में जो है खबरों को जो है डिलीवर करने की कोशिश ना कीजिए, तथ्यों को ठीक से जांचिए, परखिए, फिर उन्हें सही तरीके से समझाकर पेश करिए, ऐसा कहते हुए दिख रही हैं। अब मैं आग्रह करूंगा मैंने पीसीआर टीम से कि जो पीआईबी फैक्ट चेक का जो चिट्ठी है उसको भी ऑन स्क्रीन दिखाइए। सर, जिस खबर को लेकर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि 69 लाख पेंशनर्स वाली बात, उसको लेकर भी पीआईबी ने फैक्ट चेक किया था और कहा गया था कि जो रूल 37 ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 की जो बात कही जा रही है, जिसको कहा गया कि नया जो है एक फाइनेंस जो है एक्ट आया है 2025 के तहत, उसके तहत कहा गया कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनेंस बिल 2025 में इस तरह की बात कही गई, ऐसा बात कही इसमें जी। तो उसका फैक्ट चेक किया गया और उसमें कहा गया कि ऐसी बातें जो हैं गलत हैं, और ये जो अगर जो मॉडिफिकेशन हुआ भी है तो वो कहा गया था कि सिर्फ जो पीएसयूज में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन पर लागू होता है, और उन पर भी कब लागू होगा, जब उन पर जो है इंटरडिसिप्लिनरी कोड ऑफ कंडक्ट या डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लिया गया, तब उनके पेंशन को है जो रोकने की बात कही जाएगी। अब चलते हैं सर अब तक की जो सबसे ब्रेकिंग खबर को लेकर, जो कहा जा रहा है कि 15 तारीख को जो एक बैठक होने वाली थी एनसीजेसीएम की, जो कन्वीनर साहब हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब, उनको भी हमने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी व्यस्तता के कारण वो अवेलेबल नहीं हो पाए, लेकिन उसकी वजह पे हम प्रवीण सर का रुख करना चाहेंगे। सर, 4 चिट्ठियां हैं जो आई है सामने, कहा जा रहा है 15 तारीख का डेट है उसमें, और उसके बाद जो है उसको कहा जा रहा है कि टीओआर को लेकर जो है बहुत रार है। सर, कहा जा रहा है कि इसको वापस लिया जाए, इसमें क्या मूलचूल परिवर्तन करने की बात कही जा रही है। न्यूज़ रूम में आपसे चर्चा भी कर रहे थे हम, आप कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन वाली जो बात है उसको ऐड किया जाए, और इसी को लेकर जो है लगातार हम लोग देख रहे हैं सर, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भी जो जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ, हजारों की संख्या में जो है कर्मचारी एकजुट हुए थे। अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि 25 तारीख को भी है जो एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने की बात कही जा रही है। अब आपका रुख करना चाहेंगे सर, ये चिट्ठी क्या कहती है? ओवर टू यू। नहीं, देखिए 15 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई एनसीजेसीएम की, जिसमें जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं स्टाफ साइड के, उन सब की बैठक हुई। उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए, जो इनपुट मांगे गए थे उसके इनपुट आए हैं कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो कही गई है वो ये है कि जो पुरानी पेंशन का मसला है, एक तो बात यह है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में संशोधन की मांग की गई है, इस चिट्ठी के मार्फत जो बात आई है उसमें कि आप जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है टीओआर है उसमें संशोधन कीजिए। एक बात ये कही गई है इसमें कि पुरानी पेंशन का जिक्र नहीं है, उसको यहाँ पर इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लेकर आया जाए। सरकार से ये बड़ी एक मांग की गई है कि साहब पुरानी पेंशन को लागू करने, बहाल करने का आपने इसमें जिक्र नहीं किया, ये इस चीज़ को इसमें लेके आइए। तीसरी बड़ी बात जो इसमें कही गई है, सरकार से मांग की गई है, वो कहा गया है कि डिलीट कीजिए इस फ्रेज को, जिसको हम बार बार कहते हैं
कि जो अनफंडेड कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स, Exactly. इसका जो असर है उसको इस पूरे फ्रेज को इस चिट्ठी के मार्फत ये कहा गया, स्टाफ साइट की जो बैठक हुई है कि इस पूरे फ्रेज को आप यहाँ पे डिलीट जी। कीजिए। इसका मतलब ये है विशाल कि सीधे तौर पर जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने पुरानी पेंशन की अपनी मांग को तेज कर दिया है। एग्जैक्टली सर, पहले ऐसे नहीं देखने सुनने को मिल रहा था। साफ तौर पे ये चाहते हैं कर्मचारी संगठन कि पुरानी पेंशन का मसला इस TOR में लाकर रखा जाए, जी। ताकि इस मसले पर जब 8वें वेतन आयोग में जब सरकार और सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच में जब चर्चा हो तो वहाँ पे इस मसले पर जिक्र हो सके। अगर क्राइटेरिया से बाहर ही रहेगा तो ये मसला एजेंडे में नहीं आएगा। तो सीधे तौर पर मसला ये है। और देखिए, जब हमारी बात हुई थी शिव गोपाल मिश्रा से, अगर आपको उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि TOR में भी कुछ दिक्कत है, हम लोग बैठ के TOR सुलझाएंगे। की दिक्कत की तो बात कही थी, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत साफ तौर पे कही थी कि पुरानी पेंशन का लाया जाना नामुमकिन है, चाहे आंदोलन कितने भी कर लिए जाएं। तो फिर आज और उन्हीं की साइन की हुई चिट्ठी है। आज उसी चिट्ठी में इस चीज का जिक्र है विशाल। तो सर ये इतने दिनों में क्या परिवर्तन हो गया भाई? क्या इसके पीछे जो धरना जाहिर प्रदर्शन? तौर पे जब कर्मचारी संगठनों के तमाम प्रतिनिधि बैठे होंगे तब इसमें इस बात का जिक्र किया गया। और बिल्कुल हाल में 9 नवंबर को एक बड़ा एक तरह से आंदोलन हुआ था। प्रदर्शन भी हुआ है, जिसको मैंने जंतर कवर मंतर किया पे। था सर, जंतर मंतर पर जाकर। बिल्कुल, तो वो इसके जरिए अब लग ऐसा रहा है कि पुरानी पेंशन का 30 नवंबर भी अब जो डेडलाइन है है, UPS वो के एक्सटेंशन नज़दीक का। है। बिल्कुल वो नज़दीक है और ऐसे में अब ये लग रहा है कि पुरानी पेंशन का मसला कोर रह सकता है। जी। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे यही रहेगा सर कि जब आपने UPS की बात इसके छेड़ दी, साथ ही इस पूरी चिट्ठी में जो तमाम संगठन है उनके प्रतिनिधियों से बात की गई है, से कहा गया है जी। कि वो पेंशन से रिलेटेड, वो सैलरी एक्सपेंशन से रिलेटेड इन तमाम चीज़ों पर अपनी राय को भी भेजें और अपने जो संगठन, अलग अलग संगठन हैं, वो अपने नॉमिनी भी NCJCM के लिए तय करें ताकि आगे चर्चा की जा सके। आपने ठीक कहा सर कि सभी संगठनों से जो है सुझाव मांगे जाएंगे और जो सुझाव वाली जो लिस्ट है उसको भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो वेतन से जुड़े जो मुद्दे हैं, जिन पर जो कहा जा रहा है कि मुख्य मुद्दे जिन पर बातचीत हो सकती है, मांग जो है जो भेजी जा सकती है, वो कहा जा रहा है कि न्यूनतम वेतन का निर्धारण होना चाहिए, जिसमें खाना, कपड़ा, खर्च, महंगाई आधार पर जो है उसका कैलकुलेशन हो। दूसरी बात है फिटमेंट फैक्टर को लेकर बात कही जा रही है। तीसरा, उच्चतम वेतन मान को लेकर कहा जा रहा है। चौथा, ये नई पे फैमिली स्ट्रक्चर यूनिट को तय करने की भी बात है। जी, फैमिली यूनिट को लेकर कल मैंने मंजीत सिंह से भी बात करने की कोशिश की। जो 3 वाला मामला और 5 वाला मामला जहां पर जो दिक्कत आ रही है सर, वो आप भी कह रहे थे कि जो बच्चों को है आधा माना जाता है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों को 3 माना जाता है। हस्बैंड को 1 और हाँ, वाइफ को 1। 0.8। अच्छा, वाइफ को 0.8 माना जाता है, उनको नहीं, जो बराबर। कल मंजीत से मेरी बात जीत हुई, उन्होंने बोला हस्बैंड वाइफ 1-1 हो गया विशाल, और 2 जो बच्चे हैं उनको 1 माना जाता है, तो 3 है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे तो माता पिता भी तो हैं, वो भी तो हमारे साथ रह रहे हैं, तो उनका भी तो 1-1 पॉइंट जोड़ना चाहिए, तो 5 हो जाएगा। हम लोगों की जब वो एटेक की जनरल सेक्रेटरी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि साहब हमारी एक जो बड़ी आपत्ति है वो इस बात पे है कि महिलाओं को 0.8 दर्ज किया जाता है जी, अब तक। जी। तो अब खैर मंजीत अलग बात कह रहे हैं, वो अलग बात कह रहे और हैं। इसके पीछे ये तर्क है सर, लॉजिक इसलिए कि क्योंकि दोनों लोग क्यों इरार कर रहे हैं फैमिली यूनिट को लेकर, क्योंकि इसी से निर्धारण होगा फिटमेंट फैक्टर का, तो उसी से तय होगा। ज्यादा मेंबर होंगे एग्जैक्टली, उतनी ज्यादा से। तो इन लोगों की जो उम्मीदें हैं कि 2.86 मिलना चाहिए या 3 के ऊपर मिलना चाहिए, वो इसी बात पर निर्धारित होगा कि जो फैमिली यूनिट वाला मामला बढ़ता हुआ दिखेगा या नहीं। फिर प्रमोशन और MSCP को लेकर भी बातें कही जा रही है सर। और फिर सबसे लास्ट बात सर, सबसे प्रमुख बात कि 8th पे कमीशन की जो सिफारिश करने को लागू करने की जो तारीख है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उसको भी लिखिए, सुनिश्चित कीजिए। ये जो बातें आ गई ना बीच में सर कि 18 महीने के बाद देंगे, फिर यूपी गुजरात में इलेक्शन होगा तब सिफारिशें आएंगी, और फिर जो अगला लोकसभा चुनाव तक ये मामला न लटकता हुआ दिख जाए, तो ये एरियर वेरियर वाला जो मामला, क्योंकि कल मंजीत से भी जो मेरी बात हो रही थी बॉस, वो कह रहे थे कि देखिए 18 महीने का कोविड के टाइम वाला एरियर तो अभी भी नहीं मिला, और ये एरियर, ये मोटा अच्छा खासा एरियर हो जाएगा, फिर इसको देने में आप कहिएगा कि भाई बोझ पड़ रहा है, फिर पार्ट टाइम हम देंगे, कुछ कुछ करके हम देंगे, तो मामला लंबा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ये जो है सुझाव मांगा जा रहा है। ओवर टू यू सर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, तमाम मसले रखे गए हैं इसमें। हालांकि सरकार ने पहले ही, देखिए कुछ सरकार की भी बाध्यताएं हैं, सरकारी कर्मचारियों का तर्क अपनी जगह ठीक है, लेकिन सरकार की बाध्यताएं ये हैं कि जब कोई आयोग बना है तो वो एक थॉरो कंसल्टेशन की प्रोसेस से गुजरेगा। यूनिलैटरली कोई फैसला हो नहीं सकता कि 8वां वेतन आयोग बना है, अपने लेवल से वो चीज़ें डिसाइड करे, सरकार के पास भेजे, सरकार उस पर मंजूरी दे दे और चीज़ें तय कर दे। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें
पूरा का पूरा जॉइंट मैकेनिज्म बना हुआ है कंसल्टेशन का। तो यहाँ पे राय मशवरा होगा, राज्यों की राय ली जाएगी, तमाम चीज़ें होंगी और इस सब में 18 महीने का वक्त लगना मतलब लग सकता है। उससे ज़्यादा भी लग सकता है सर, उससे क्योंकि ज़्यादा भी लग सकता है। कम से कम 18 महीने का वक्त तो सरकार ने दिया है इस आयोग नहीं सर, को। अगर इस डेटा को अगर आप पिछले 2 जो है वेतन आयोग से अगर कंपेयर करें, अगर छठे वेतन आयोग से देखें, 7वें वेतन आयोग से देखें, तो अमूमन जो है 22 से 28 महीने का वक्त लग चुका है। तो इस बार भी अगर 18 महीने का वक्त लिया गया है तो कोई गलत नहीं लिया गया। उसके अलावा भी मंजीत भी बोल रहे थे और तमाम जितने भी जो कर्मचारी तो फिर संगठन। दूसरी बात ये भी है कि जो बार बार और इस बात को लगातार कहा गया जब 8वें वेतन आयोग का ऐलान हुआ गठन का, TOR के आने का, कि साहब अब बिहार के इलेक्शन है तो ये आ गया, अब यूपी के इलेक्शन होंगे तब इसकी रिपोर्ट आएगी। देखिए, देश में हर साल चुनाव होते हैं, किसी ना किसी राज्य में, किसी ना किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, पंचायतों के चुनाव, देश में चुनाव का सिलसिला तो चलता रहता है। उसको इसके साथ लिंक करना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा उसका तर्कपूर्ण नज़र नहीं आता। लेकिन सर एक बात है जिसको हम लोग लिंक कर सकते हैं, आपकी अनुमति मैं चाहूंगा, क्योंकि यूपीएस में जो संख्या जो आई लोगों की फ्रॉम एनपीएस वो बहुत नगण्य है। आउट ऑफ 30 लाख ओनली 1 लाख पीपल हैव ऑप्टेड टुवर्ड यूपीएस। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि सर एनपीएस फेल है, यूपीएस फेल है, कोई ऑप्ट तो कर नहीं रहा है, तो आप भाई ओपीएस में हमको दे दीजिए। नहीं, देखिए, ओपीएस को की बहाली की मांग अब इस चिट्ठी से जिस तरह से तेज होती हुई दिखाई दे रही, ये थोड़ा सा सरप्राइज करता हुआ मुझे लग रहा है। क्योंकि खुद जब जो सबसे बड़े, अगर किसी आप कर्मचारी संगठन के नेता को मानेंगे तो वो शिव गोपाल मिश्रा हैं, और वो हमारे ही प्लेटफॉर्म पे साफ तौर पे ये कह गए थे कि साहब चाहे कोई भी कितना भी आंदोलन कर ले, अब ये पुराना पेंशन सरकार लेकर आएगी नहीं। और पूरा जो सरकार की तरफ से भी बार बार इस तरह के बयान अलग अलग मंचों से दिए जाते रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन नहीं लेके आएंगे, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप यूपीएस में रहिए या आप एनपीएस में रहिए अपना जो पहले से मौजूद है। तो मुझे ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि अचानक से फिर से पुरानी पेंशन की मांग उठती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। ताज़ा अपडेट जो सरकार के पक्ष से जो आ रहा है सर, जिसको मैंने कवर किया था संसद के पटल से, देश की जो वित्त मंत्री साहिबा हैं उन्होंने कह दिया था कि भाई अगर पुरानी पेंशन योजना अगर आप सोच रहे हैं, ख्वाब में भी आ रहा है, तो भूल जाइए, क्योंकि वो बहुत जो है इम्प्लीमेंट करना जो है ना के बराबर। अब देखना होगा सर कि अब जो टसल है 8वें वेतन आयोग अब प्लस पुरानी पेंशन हो गई। बड़ी बात यह है कि अभी एक भी बैठक कोई जो नहीं कर्मचारियों के साथ 8वें वेतन आयोग की हुई नहीं है। उसके पहले से जो माहौल बन रहा है वो ऐसा लग रहा है कि रार एक जो है वो खिंचती हुई यहाँ पे दिख रही है। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया के दिग्गज ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिससे इन्वेस्टर्स के बीच जो है उत्साह भर दिया। मॉर्गन स्टैनली की ताज़ा स्ट्रैटेजी आउटलुक रिपोर्ट में ये उम्मीद जताई गई। फर्म का कहना है कि साल 2026 के दिसंबर तक यानी एंड तक सेंसेक्स जो है 1,07,000 के लेवल को छू सकता है। प्रवीण सर, ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये बताता है कि आने वाले सालों में जो है भारतीय बाजार अपनी पुरानी रफ्तार को फिर से हासिल करने वाले हैं। उनका ये भी मानना है कि अगर देश की जो आर्थिक नीतियां हैं और जो ग्लोबल कंडीशंस अगर फेवरेबल रहे तो हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो मौजूदा स्तर से यानी जो करंट लेवल है उससे करीब 27% तक की जोरदार जो है उछाल दिखा सकता है। कैसे देख रहे हैं इस खबर को आफ्टर मल्टीपल रिपोर्ट्स, जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स है, तमाम लोग जो है बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं सर। अब जेपी मॉर्गन स्टैनली भी इस लिस्ट में आ गई है सर। नहीं, देखिए, ये रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कम से कम इन्वेस्टर्स के लिए जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं या जिन्होंने लगा रखा है और इस वक्त बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं कि साहब पिछले 1.5 साल से लगभग एकदम मार्केट का हाल ठंडा पड़ा हुआ है, पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा है। पहले जहाँ पैसा लगाते थे वहाँ पैसा बन जाता था, अब जहाँ पैसा लगा रहे हैं वहाँ लॉस हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए ये रिपोर्ट एक बड़ी राहत की सांस दे रही, क्योंकि इधर पिछले अगर आप कुछ वक्त में देखेंगे तो अनसर्टेनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी है ग्लोबल लेवल पे। अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आगे कुछ खतरनाक हो सकता है, ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, दुनिया भर की इकोनॉमीज़ के सामने परेशानी आ सकती है। कहीं एआई का इश्यू है, कहीं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं। ऐसे वक्त पे अगर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट और इस पिछले कुछ वक्त में भारत को लेके, इकोनॉमी को लेके जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सारी की सारी कम से कम इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए राहत की बात, एक तरह से खुशखबरी की जैसी है। जैसा इसमें कहा गया है कि 1,07,000 पे सेंसेक्स पहुंच सकता है, यानी अगर 27% का गेन यहाँ से दिखा रहा है तो इसका मतलब मार्केट में पैसा बनाने के मौके इन्वेस्टर्स को आगे
मिल सकते हैं। जी, अब कल ही सर देखिए ना, मनी सेंटर पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जेपी डिमॉन साहब जो हैं वो उन्होंने कह दिया कि अमेरिका का हाल तो ऐसा हो जाएगा जैसा यूरोप का हाल हो चुका है, वहाँ मंदी की आशंकाएं हैं। कहा जा रहा था कि ट्रंप के जो टैरिफ्स की वजह से वहाँ जो है बड़ी खुशहाली आ गई, खूब पैसा आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हकीकत कुछ दूसरी है। अमेरिका में महंगाई जो है चरम पर है, लोग खरीदारी कर नहीं रहे और जो वहाँ स्थिति है वो यूरोप की जैसे होने वाली है। तो अमेरिका की हालत खस्ता होने वाली है और भारत जो है बल्ले बल्ले। नहीं, बिल्कुल, न केवल जेमी डिमोन या जेपी मॉर्गन बल्कि अश्वत्थ दामोदरन की भी जो वैल्यूएशन गुरु माने जाते हैं उनकी चेतावनी है। फिर आप रॉबर्ट कियोसाकी को देख लीजिए, उनकी जो बात आ रही है। जापान में हालात जिस तरह के हैं उसमें ख़राब हुए हैं। अगर बिल्कुल रिसेंट आप देखेंगे तो जापान को स्टिमुलस पैकेज लाना पड़ सकता है। चाइना की हालत हमको सबको पता है, चाइना किस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है। रशिया ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन। हाँ, रशिया की हालत अपनी अलग ख़राब है, ग्लोबल ट्रेड में अलग थलग एक तरह से होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे मौके पे भारत की इकॉनमी एक स्टेबिलिटी दिखा रही है। दूसरे क्वार्टर के जो ग्रोथ के नंबर हैं वो भी लगातार ऐसा लग रहा है कि 7% या उससे ऊपर ग्रोथ भारत की जाती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी जो बड़ा फैक्टर है वो है महंगाई का। महंगाई जो है वो 1% के आसपास चल रही है, 1.5% के आसपास चल रही है। महंगाई जो कंट्रोल में है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भारत को, और S&P की भी अभी रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत जो है वो ग्लोबल जो ग्रोथ है उसमें भारत की जो 6.5% 7% की रेट से भारत ग्रोथ कर सकता है। तो दुनिया भर में भारत एक स्टेबल, एक रेजिलिएंट इकोनॉमी के तौर पे उभर कर सामने आ रहा है। ग्लोबल ग्रोथ की आपने बात छेड़ दी सर, तो 3 से 3.25 के बीच में वो फंसता हुआ दिख रहा है और भारत की बात की जाए तो 6.5 से 7, 7.5 की भी बात कही जा रही है सर। लेकिन इसमें जोखिम क्या है इस रिपोर्ट में, उस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है सर। कहा जा रहा है कि अभी तो जो तेल की कीमतें हैं सर वो करीब जो है $65 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन रिस्क की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जिस तरह से अभी आप देखिए ना सर, ट्रेड डील को है, ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आप देखिए। कल रोज़ कहा जाता है कि ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन उसके बाद एक सब अफवाह फेंक दिया जाता है अगर आपने फिर रशिया से तेल खरीदने की शुरुआत की तो भाई 500% का टैरिफ आप पे लग जाएगा और इन तमाम देशों पर लगेगा जो वहाँ से तेल खरीद रहे। तो अनसर्टेनिटी तो बढ़ती है ना बॉस, उसी के साथ बढ़ेगा क्रूड ऑयल की कीमतें। तो ये एक रिस्क जो है ये कहा जा रहा है, इस पर कुछ आप टिप्पणी करना? बिल्कुल, क्रूड के प्राइस भारत के लिए हमेशा से सेंसिटिव रहे हैं। भारत का इंपोर्ट बकेट का एक बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल फिल करता है। बड़ा जो डॉलर का आउटगो है वो क्रूड को लेके होता है। अमेरिका के सैंक्शंस के बाद भारत के लिए थोड़ा मुश्किल है, चूंकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी करनी है, तो रूस के साथ क्रूड का जो खरीदारी है भारत की वो भी थोड़ी सी भारत को कम करनी पड़ेगी। और कल ही भारत ने अमेरिका के साथ LPG खरीद की, एक बड़ी डील भारत ने अमेरिका के साथ की है। 10% अपनी डोमेस्टिक ज़रूरत का हिस्सा भारत US से खरीदेगा LPG के तौर पे। तो एक ट्रेड डील की तरफ भारत और अमेरिका बैलेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम रशिया से नहीं खरीद रहे हैं, अमेरिका आपसे भी कुछ खरीद रहे हैं, कुछ जो है साउथ वेस्टर्न कंट्री से भी खरीदने की कोशिश की जा रही है, मिडिल ईस्ट से, माफ कीजिएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग अभी रुकी है नहीं, और दूसरी तरफ जो इजराइल और हमास की जंग है वो भी बीच बीच में रह के उठती रहती। तो अगर रूस यूक्रेन की जंग थमती है तो शायद एक मार्केट में स्टेबिलिटी यहाँ पे क्रूड की में नजर आए। सर एक और रिस्क की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि अगर कंपनियों की कमाई जो है उस स्तर पर नहीं होती है तब ये जो है हमारी जो वैल्यूएशन है या जो टारगेट है ये अनुमान के मुताबिक पूरा होता हुआ नहीं दिखेगा। सर इस पर भी आपसे हम टिप्पणी करना चाहेंगे। क्वार्टर 2 के जो कहा जा रहा है कि नतीजे आने वाले हैं वो उम्मीद से अगर मान लीजिए मुताबिक ना आए। क्वार्टर 2 के नतीजे अब तक जो आए हैं वो अच्छे रिजल्ट्स एक तरह से कहे जा सकते हैं। अर्निंग ग्रोथ असल में रिकवरी के मोड में दिखाई दे रही है। कंपनियों की अर्निंग्स जो है वो अब सुधरती हुई नजर आ रही है, और इसी चीज का दरअसल पूरे देश की इकोनॉमी को इंतजार था कि एक बार कंपनियों की अर्निंग जो है वो सुधरे, थोड़ी पटरी पे आए। और यहीं से उसका रास्ता भी खुल रहा है जो प्राइवेट केपेक्स अटका हुआ था। एक सुधार वहां पे भी अब हम देख रहे हैं, जहाँ पे कंपनी
जो अपने पास प्रॉफिट आ रहा है, अपने पास जो कैश रिजर्व है, उसको रीइन्वेस्ट कर रही है। उसको आप एक एसेट बिल्डिंग में लगा रहे हैं, जहाँ पे रोजगार क्रिएट होंगे, जहाँ पे और ग्रोथ के मौके पैदा होंगे। लेकिन सर व्हाट अबाउट वैल्यूएशंस? वैल्यूएशंस को लेकर भी बहुत जो है चिंताएं रहती हैं। तमाम जो है ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट इस आती वक्त है। कंसर्न एक बहुत बड़ा एआई का भी है, ग्लोबल मार्केट से साथ साथ न केवल अमेरिकन मार्केट्स के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी एआई क्या एक बड़ा खतरा बन सकता है, ये भी एक रिस्क है पूरी दुनिया के सामने, और भारत उसमें शामिल है। विशाल, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जब साड़ियों और चूड़ियों की खनक, बैंड बाजों की धुन और फोटोग्राफर की फ्लैश एक साथ गूंजती है तो समझ लीजिए भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फेस्टिवल है जो शुरू हो चुका है, यानी वेडिंग सीजन। ये वो सीजन है जिसमें हर गली में बारातें निकलती हैं, हर बाजार जगमगाता है और पूरा देश मानो एक चलती फिरती इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बन जाता है। करोड़ों लोगों को काम मिलता है, उद्योगों यानी जो बिजनेस है उनमें रौनक लौट आती है और कुछ ही दिनों में देश भर में ऐसा खर्च होता है कि कई सेक्टर्स जो है साल भर का जो है कारोबार यानी जो अपनी कमाई जो है पूरी कर लेते हैं। प्रवीण सर, क्या दलाल स्ट्रीट के बाद अब देश में असली आईपीओ सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जहां कंपनियां नहीं बल्कि परिवार जो है अपनी फैमिली आईपीओ लॉन्च करेंगे, जहां वो भारी भरकम अपना पैसा दिखाएंगे और तमाम जो है ताम झाम दिखाया करेंगे। और रिपोर्ट भी आ रही है सर कि मात्र 45 दिनों में 6.5 लाख करोड़ रुपए की जो है कमाई हो सकती है। 1 लाख शादियां प्रतिदिन। नहीं बिल्कुल, देखिए नवंबर मिड से एक वेडिंग सीजन जो है हिंदुओं का खास तौर पे वो शुरू हुआ है और अगले लगभग 45-50 दिन वो चलने वाला है। इस पूरे सीजन के दौरान आप समझिए कि 45 से 60 लाख तक शादियां होंगी, ऐसी कोटक एएमसी की रिपोर्ट है, नीलेश शाह की जो कोटक एसेट मैनेजमेंट कोटक एसेट मैनेजमेंट की रिपोर्ट है। कहा यह जा रहा है वही 1 लाख शादियां कम से कम हर दिन होने की उम्मीद है, यानी पूरा का पूरा आप देश समझ लीजिए कि जो है वो शादियों की और शहनाई की गूंज से सुनाई देगा। लेकिन ये शादियां भारत में देश का चौथा सबसे बड़ी जो है इंडस्ट्री के तौर पे साबित होती हुई नज़र आ रही। ये भी इस रिपोर्ट में बात कही गई है कि जो तमाम सेक्टर्स हैं उसकी तरह से एक चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री शादियां बन गई हैं। 6 लाख करोड़ का 45 दिन में ही अगले 45 डेज में 6 लाख करोड़ का कम से कम कारोबार होने की उम्मीद है। 6 लाख करोड़ रुपए देश की इकोनॉमी में आने वाले हैं जी। एक बड़ा हिस्सा ज्वेलरी का आएगा जो कि 60,000 करोड़ का लगभग बिजनेस जनरेट करेगा। अपैरल की 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेल होने की उम्मीद है। तो शादियां दरअसल देखिए, और ये हुआ ये कि जीएसटी कटौती की जो एक बचत सौगात, महोत्सव, हाँ, जो बचत महोत्सव शुरू किया गया 22 सितंबर से, वो अब आप समझिए कि अभी दिसंबर एंड तक तकरीबन चालू रहने वाला या जारी रहने वाला है। कंपनियों की बल्ले बल्ले है, आम लोगों की, आम रोजगार जो लोगों की, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि सबको रोजगार यहाँ से जनरेट हो, चाहे फूल वाले हों, चाहे बैंक्वेट हॉल हों, चाहे फूड का या कैटरिंग के जो बिजनेस में लोग हैं उनका हो। आप समझिए कि देश भर में इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट यहाँ मिलने वाला है। आप एक चीज छोड़ दिया सर आपने, जो सबसे अहम चीज है वो है गोल्ड ज्वेलरी। कहा जा रहा है 60,000 करोड़ का, बिल्कुल जी ज्वेलरी पर ही कहा जा रहा है कि इस साल करीब जो है 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। लेकिन सर लौटते हैं बड़े आंकड़े की तरफ, 6.5 लाख करोड़ अगर सिस्टम में आते हैं तो सर उसका अगर इस आंकड़े को समझने में अगर लोगों को दिक्कत होती है, जीडीपी का 2% है सर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो हम लोग कई बार चर्चा करते रहे मनी सेंट्रल में कि जो छोड़िए ट्रम्प टैरिफ की बातें, एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को छोड़िए, हमारे देश में ही इतनी शक्ति है कि हम लोग इनवर्ड जो कंजम्पशन के दम पर ही अपनी इकोनॉमी को चला सकते हैं। नहीं बिल्कुल, और ये बात बार बार मोदी जी ने भी कही कि आप जो है घरेलू सामान खरीदिए, घर की भारत की बनी हुई चीज़ों को खरीदिए। अब चाहे उसमें कारें हों, चाहे बाइक्स हों, चाहे अपैरल हो, चाहे दूसरी चीज़ें हों, ज्वेलरी हो या बाकी की चीज़ें हों, पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक तेज़ रफ्तार मिलने वाली है। और देखिए अक्टूबर से दिसंबर तक की जो तिमाही होगी, तीसरी तिमाही, यानी ये जो 6.5 लाख करोड़ की जो कारोबार है, वेडिंग का कारोबार है, ये हो सकता है कि तीसरी तिमाही में भी ग्रोथ को एक बड़ा थ्रस्ट दे, एक बड़ा पुश दे ऊपर जाने में जी। तो अगर ऐसा हुआ और अगर दूसरी तिमाही का नंबर 7% से ऊपर आया और तीसरी का 7% के आसपास रहा, तो ये लगातार 3 तिमाहियाँ होंगी जब हम 7% से
7% या उससे ऊपर की ग्रोथ हासिल कर रहे होंगे। जी, आपने ठीक बात कही सर कि थ्रस्ट मिलेगा। उसके पीछे कारण भी कि देखिए भारत में करीब 47 करोड़ लोग जो हैं वो शादी की उम्र में हैं तो इतने तो वो लोग तो शादियां होंगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड का है ही। 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। बिल्कुल। और लोग देखिए भारत में शादियां, भारत में ज्वेलरी खरीदना बेचना, ये एक इमोशनल Connect है। बिहेवियर है उसका, मनोवैज्ञानिक उसका। शादियों में लोग पैसा स्प्लर्ज करते हैं, भले Out of कर्ज the लेना, way, exactly. भले कर्ज लेना पड़े, लेकिन लोग कर्ज लेकर भी शादियों में जमकर पैसा खर्च करते हैं। लेविश शादियां करने का चलन कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। जी, कुछ मायनों में ये चिंता भी पैदा करता है, लेकिन बहुत सारे मायनों में चूंकि पूरी इकोनॉमी में पैसा आता है, तो बहुत सारे मायनों में ये पूरी इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी मैं कहूँगा कि आजीविका का साधन भी बनता हुआ दिखाई देता है। जी सर। अब और इनफॉर्मल सेक्टर का भी देखिए ना सर, जो लोग जो है छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे फूल वाले हुए, केटरर बैंड हुए, के, तो इन लोगों की भी चांदी हो जाती है। इन लोगों पर कहा जाता है कि मार पड़ती हुई दिख रही है इकोनॉमी में। लॉजिस्टिक्स हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, होटल हो गए, होटल की ऑक्यूपेंसी रेट को ट्रेन लेकर हो कहा गई, जा या रहा है। एयरलाइंस हो गए आपके, या जो टूरिस्ट प्लेसेस हो गए, इन सब जगहों पे अब तो डेस्टिनेशन वेडिंग का Concept दौर है। चल गया है। कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि 20 से 45 लाख, 15 से 20 लाख वाले अलग अलग जगह, कसौली हो गया या दूसरे जो जगह हो गई, वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग जा रहे हैं। जी तो पैकेज हैं 20 लाख का, 45 लाख का, इस तरह के, और लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। जी, चलिए तो सर शादियों के बल्ले बल्ले के बीच में इकॉनमी की भी है जो है रफ्तार अगर बढ़ती है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।